नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लासेस में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, जो कि फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट है ऑल ब्रांचेस के लिए। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक हमको यूनिट वाइज क्या क्या पढ़ने हैं और उस यूनिट के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनको कि हमको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, पिछले क्लास में अच्छे से हमने सिलेबस डिस्कस किया था। हमने बताया था कि इसमें कौन सा न्यूमेरिकल पार्ट है, कौन सा टॉपिक थ्योरेटिकल पार्ट है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं, जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में सब वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ से सब वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला यूनिट है डीसी सर्किट। पहला यूनिट है हमारा डीसी सर्किट। इस यूनिट में पहला सब टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसके अंदर किस किस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की बात करेंगे। मेनली हम तीन तरीके के इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट की बात करेंगे, RLC, रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे पहले टॉपिक में। इससे पहले कि ये मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं, कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि हमको आगे हर एक यूनिट में काम आएगा और उस टर्म की क्लैरिटी पता होनी चाहिए, ताकि कि जब हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करें तो दिमाग में ये कन्फ्यूजन न रहे कि आखिर वोल्टेज वर्ड आ रहा है तो वोल्टेज क्या होता है, करेंट आ रहा है तो आखिर करंट होता क्या है, सर्किट क्या होता है, ओम्स लॉ का क्या एक्चुअल फार्मूला होता है, क्या रिलेशन होता है। क्योंकि अगर हमको ये टर्म्स पता रहेगा तो आगे की क्लास में हम फ्रीक्वेंटली इस टर्म का यूज कर लेंगे। ठीक है, बार बार हमको वो चीज़ समझने की अच्छा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास वोल्टेज। ठीक है, आखिर वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वोल्टेज मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से इसको समझिए। वोल्टेज इज ए टाइप ऑफ फोर्स। वोल्टेज एक फोर्स होता है। कैसे, इसको आइए हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, एक कोई कंडक्टर है, ये छोटा सा हम ले लिए हैं कंडक्टर का पार्ट। ठीक है, इस कंडक्टर में हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एक यहाँ पे बैटरी, एक हम बैटरी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो भी कंडक्टर है या जो भी हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं सबके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, सब एटम से मिलके बने होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर में एक बैटरी अप्लाई किए हैं, एक बैटरी अप्लाई किए हैं। इस बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है। इस बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है। अब हम समझते हैं कि आखिर करंट फ्लो कैसे करता है, कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे करता है। अब देखिए, इस कंडक्टर के अंदर कैसे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की नहीं बात कर रहे हैं। जो हमारे सिस्टम में, जो हमारे पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बट करेंट फ्लो होने के लिए हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन काम आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो वोल्टेज सोर्स है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। वोल्टेज सोर्स इलेक्ट्रॉन पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगा तो वोल्टेज सोर्स क्या है, एक तरीके से फोर्स हो गया। क्या है वोल्टेज सोर्स, एक तरीके का फोर्स है। वो कहाँ फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे। फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस लिए, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब तक हमारे फ्री, जब तक मान लीजिए ये कोई भी मटेरियल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
जब तक हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें एज इट इज प्रेजेंट है, ठीक, एज इट इज प्रेजेंट है, मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स अप्लाई किए, जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई किए, वोल्टेज मतलब हमको बस फोर्स समझ के भी चलना है, वैसे ही क्या करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वोल्टेज का ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे मूव करेगा, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बैटरी का। तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होने लगेगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ये हम किस चीज की डायरेक्शन यहाँ पे शो किए हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वैसे ही साइंटिस्टों ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट क्या फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो यहां से अगर हम एक चीज देखें, क्या फोर्स, इसको हम ये भी बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ भी बोलते हैं, फोर्स को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ का क्या होता है, अगर ईएमएफ का फुल फॉर्म देखें तो ईएमएफ का फुल फॉर्म हम समझते हैं, यहां से देखिए, पढ़ना सीखिए, फोर्स टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन, यही होता है ईएमएफ। ईएमएफ को देखें, इसको फोर्स टू मोटिवेट या मूव, मोटिवेट भी बोल सकते हैं या मूव भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, ईएमएफ का मतलब फोर्स टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन। यही तो फोर्स लगा था, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर इसकी तरफ खींचते चला आया। जब तक किसी भी कंडक्टर के क्रॉस फोर्स नहीं लगेगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। हमारे पास अगर हम सिंपल कोई कंडक्टर यहाँ पे तार रख देते हैं, अगर हम उसको टच करेंगे तो उसमें हमको करंट फील नहीं होगा। बट इसी तार के क्रॉस हम क्या करेंगे, एक दो प्लग के स्विच में लगा देंगे, जहाँ पे पोटेंशियल होता है, जहाँ पे वोल्टेज होता है 220 वोल्ट का, तो इसमें क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। जब हम इसमें टेस्टर अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या पता चलेगा, करंट फ्लो हो रहा है। जब नॉर्मल कंडक्टर था तो उसमें फोर्स अप्लाई नहीं किए थे, उसमें ईएमएफ अप्लाई नहीं किए थे, तो उसमें करंट फ्लो नहीं हुआ। जब हम उसमें कोई पोटेंशियल लगाएं, कोई वोल्टेज लगाएं, तो उसमें करंट फ्लो होने लगा। तो उसका यही डेफिनेशन है। ईएमएफ का मतलब हो गया फोर्स टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन, इसी को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे समझिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। इसको बहुत नोट करने की या रफली नोट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डिटेल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए समझने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया ईएमएफ क्या हो गया, वोल्टेज मतलब क्या हो गया, एक तरीके का फोर्स हो गया। किस लिए काम आता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के काम आता है। क्यों इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के काम आता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट का भी अगर हम यहाँ से डेफिनेशन देख लें, जो कि हमारा सेकंड है टर्म्स करंट का भी अगर हम डेफिनेशन यहीं से देख लें, क्या हो जाएगा, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ पे यूनिट देखते हुए चलते हैं हर चीज की। वोल्टेज की यूनिट कितनी होगी, वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, ठीक है। अब आते हैं करंट पे, यहाँ पे वोल्टेज लिख देते हैं, इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, ठीक है। समझ में आ गया वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का काम क्या है सर्किट में, ठीक है। सर्किट, अब आते हैं करंट में। करंट हम अभी बात किए कि जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई किए तो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे तो हमारा करंट फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज है, बट हम करंट के लिए क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन देखते हैं। उसी तरीके से अगर हम करंट को डिफाइन करना रहे तो करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम,
करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, उसमें हम क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, करंट 1 एम्पियर कब होता है, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा। अगर हम कोई बीच में क्रॉस सेक्शन ले लें इसी कंडक्टर में और उसमें देख लें कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, मतलब कितना करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर। क्या है, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर हमको डिफाइन करना हो कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। इसके आगे हमको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनल क्या हो रहा था, कि करंट फ्लो हो रहा था, वोल्टेज क्या होता है। चीज़ें हम सिंपल लेके चलेंगे, वोल्टेज करंट, उसमें बहुत ज़्यादा डीपली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमको समझ आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि आखिर इसका इजाद कहाँ से हुआ, वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज का काम क्या है, करंट का काम क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए तीसरे टर्म के बारे में देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते चलते हैं। इसका फॉर्मूला जो वोल्टेज का एक और होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, W/Q। फॉर्मूला लिखते चलते हैं और यूनिट लिखते चलते हैं। ठीक है, इसका क्या भी मतलब है, W/Q का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट तब बोलेंगे जब किसी 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल की एनर्जी लगती है। 1 कूलम को चार्ज को लाने में जब 1 जूल की एनर्जी लगती है, तो उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल है। यही तो काम कर रहा था, ये चार्ज था, इस चार्ज को ही तो खींच रहा था। तो इस चार्ज को जब खींचेगा ये बैटरी, तो कुछ तो एनर्जी लगेगी। अगर वो एनर्जी 1 जूल लगती है 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल है। ये एक बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स का डेफिनेशन है। ठीक है, उसी तरीके से करंट के बारे में लिखेंगे हम, Q/T। इस यूनिट में, इस सब्जेक्ट में, चारों पांचों यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट। हर चीज़ का जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसका हमको यूनिट पता होना चाहिए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। डिफाइन करते हैं इसको V से और इसको डिफाइन करते हैं A से। ठीक है, आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट क्या होता है, सर्किट मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट हैं प्लस जो हमारे पास सोर्सेस लगे हुए हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझें, इसको अगर हम ऐसे समझें, ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, एक इंडक्टर लगा है सर्किट में। ये हम बाद में समझेंगे रेसिस्टेंस इंडक्टर क्या, भी एग्जाम्पल के लिए बना रहे हैं, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि बिना समझाया कर रहे हैं। यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स लगा दें, जो जिसकी हम अभी बात किए हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं R से, इसको हम डिनोट करते हैं L से। तो सर्किट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स और सोर्सेस का कंबाइंड चीज को हम बोलते हैं सर्किट। अब हम इसको बोलेंगे एक सर्किट, इसको हम बोलेंगे एक सर्किट। सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। सर्किट क्या है, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। क्या कहीं पाथ कहीं से ब्रेक है, नहीं, एक क्या है, करंट फ्लो होने का क्लोज्ड पाथ है। तो जो भी क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सोर्सेस होते हैं और पाथ हमारा क्लोज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट।
इसका डेफिनीशन और सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं लिखवाएंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। इसका नोट्स में सब मेंशन रहेगा, अभी बस समझते चलते हैं कि क्या क्या होता है। वहाँ पे इसका पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेफिनीशन रहेगा, करेंट का डेफिनीशन रहेगा, वोल्टेज का डेफिनीशन रहेगा। यहाँ पर काम है हमारा समझना, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सर्किट। इसीलिए जब भी अब हम आगे सर्किट की बात करेंगे तो दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए कि आखिर सर्किट किसको बोल रहे हैं। सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट एंड सोर्सेस, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर क्लोज्ड पाथ। एक पर्टिकुलर क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का, सोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सर्किट। ठीक, ये हो गया सर्किट। इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला है नहीं। आते हैं ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ पढ़े होंगे आप लोग, बस यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, ताकि ओम्स लॉ का हर जगह जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। कंडक्टर के फॉर्म में ही समझते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर में ठीक है, अब देखिए क्या है इस कंडक्टर में। हम वोल्टेज अप्लाई किए, वोल्टेज अप्लाई करने से क्या फ्लो हुआ? करंट। वोल्टेज अप्लाई होने से क्या फ्लो हुआ? करंट। ठीक है, जब वोल्टेज अप्लाई करने से करंट फ्लो हो और हम फिर वोल्टेज की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, वोल्टेज की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, जब हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? स्ट्रेंथ बढ़ते चला जाएगा। तो जब वोल्टेज को बढ़ाने से करंट भी बढ़े तो उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। लिखते इस तरीके से हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सर्किट में क्या होगा? करंट बढ़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे सर्किट में करंट बढ़ेगा। इसके बाद जब हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है, जब उसमें भी करंट बढ़ता है तो उसके साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। वो आगे की चीज़ें, अभी उसको हम कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोलते हैं। अभी बस इतना समझ में आइए कि किसी भी सर्किट में अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसके पर्टिकुलर करंट बढ़ेगा। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी कि जिस जगह पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए, कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो मैथमेटिक्स में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या होता है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे लिखिए V इक्वल्स टू I R। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो उसकी जगह क्या आता है? इक्वल्स टू, और उसके साथ साथ क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को R को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। क्या होता है रेसिस्टेंस? रेसिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, मेन यूनिट है। ठीक है, V इक्वल्स टू IR। यही है ओम्स लॉ। अब हमको जो भी अब आगे की यूनिट्स में ज़रूरत पड़ने वाला है, ओम्स लॉ डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका यूज पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ का डिफिनीशन पूछ सकता है या उस पर बहुत कुछ होता है, डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। इसका एप्लीकेशन है, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन होगा न्यूमेरिकल में। तो ओम्स लॉ का यही फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, V इक्वल्स टू IR। इसमें V इक्वल्स टू IR में V क्या है? V है हमारा EMF, I क्या है? करंट, और R क्या है? रेसिस्टेंस। ये तीन टर्म से ओम्स लॉ हमारा मिलके बना है। ठीक है, पहला क्या है? EMF, सेकंड क्या है? करंट, थर्ड क्या है? रेसिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ मिलके बना।
तो ये हमारी बात हो गई कुछ टर्म्स के ओम्स लॉ। ये जो सर्किट हैं, ये सर्किट जो है वो दो तरीके के सर्किट होते हैं। अभी हम बताएं कि सर्किट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विथ सोर्सेस फॉलोइंग ए क्लोज्ड पाथ। तो इसमें दो तरीके के सर्किट्स होते हैं हमारे पास, एक एसी सर्किट, एक डीसी सर्किट। जो कि एसी सर्किट के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। एसी सर्किट के बारे में किस में पढ़ेंगे, यूनिट 2 में। यूनिट 1 का क्या नाम है हमारा, डीसी सर्किट। ठीक है, समझ लेते हैं दोनों अलग अलग, ताकि अगले यूनिट में ये कंफ्यूजन ना रहे। जैसे हमारा कोई रेसिस्टर लगा है, इंडक्टर लगा है, यहाँ पे जब सोर्स हमारे पास डीसी लगा रहा है तो इस सर्किट को हम बोलते हैं डीसी सर्किट। इस सर्किट को क्या बोलेंगे, डीसी सर्किट। अगर सेम हमारे पास एलिमेंट रहे आर और यल, बट हमारे पास सोर्स कैसा रहे, एसी। सोर्स कैसा रहे, एसी। एसी सोर्स को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। इसका नोटेशन इस तरीके से है, गोल बना के इसके बीच में ऐसे साइन का कर्व बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एसी का। और यहाँ पे आर और एल रहे तो इस तरीके के सर्किट को हम बोलते हैं एसी सर्किट। सर यूनिट 2 में सब हम एसी सर्किट की बात करेंगे। जितनी भी चीज़ें होंगी यूनिट 2 में वो एसी सर्किट्स के बारे में देखेंगे। यूनिट 1 में क्या करेंगे, डीसी सर्किट्स के बारे में देखेंगे। आर क्या होता है, एल क्या होता है, और भी सारी चीज़ें जो हैं यूनिट 1 में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक टर्म्स यूज हो गया कि क्या क्या यूज होने वाला है। वोल्टेज होने वाला है, वोल्टेज की यूनिट हमेशा ध्यान में रखेंगे, वी रहेगी। वोल्ट करंट का क्या रहेगा, एम्पियर रहेगा। सर्किट कितने तरीके के होते हैं, एसी सर्किट, डीसी सर्किट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। ओम्स लॉ में हमको क्या ध्यान रखना है, V = IR। देखिए इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ऊपर से भी नहीं। इस सब्जेक्ट को हमको ऐसे पढ़ना है कि जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम रहे उसका हम 100% क्वेश्चन क्रैक कर सकें। ठीक है, हमको रिसर्च नहीं करना है। ठीक है, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमको ऐसा पढ़ना है कि हम 100% क्वेश्चन अच्छे नंबर से यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास कर सकें। ठीक है, उसके बाद भी बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं डीपली पढ़ने के, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ईएन वालों के लिए, इसी वालों के लिए ये सब्जेक्ट और एडवांस में खुद पढ़ाया जाता है अगले सेमेस्टर्स में, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर नास के फॉर्म में। जो इलेक्ट्रिकल इसी बच्चे हैं उनके लिए कह रहे हैं। तो ऐसी ज़रूरत उनको नहीं है कि हमारा ब्रांच है तो हम इसको अभी जितना पढ़ाया जा रहा है आप पढ़िए, इसके बाद बहुत सारे कोर्सेस होते हैं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर के मोड से पढ़ाया जा रहा है कि सीएस वालों को कितना ज़रूरत है, सिविल को, सबको कंबाइंड करके यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक टर्म्स। अब एक्चुअल यूनिट 1 जो डीसी सर्किट्स है, जिसमें कि पहला सब टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, हम उसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अब हम सब्जेक्ट पे बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे कि और जो भी टॉपिक हम करेंगे हम ये भी देखते चलेंगे कि इससे रिलेटेड AK2 में कौन सा क्वेश्चन आया है, ताकि ये क्लैरिटी रहे कि हम जो आखिर पढ़ रहे हैं उसका यूज कितना है, आखिर उससे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो हम साथ साथ ये भी देखते चलेंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक में से AK2 में से जो क्वेश्चन आ रहा है हम उसको यहाँ पे करवा दें, उसको डिस्कस कर दें, ताकि दिमाग में रहे कि इस तरीके का क्वेश्चन आना है। ठीक है, पहला वीडियो जो है वो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, नोट्स दोनों यूनिट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं PDF के फॉर्मेट में, आप वहाँ जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका काम है बस समझना, और कुछ रफली नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं साथ साथ पढ़ने के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।